नमस्कार, मैं पूनम प्रजापत। जैसे कि एवीएम की अभी ऑनलाइन क्लासेस चली रही है, तो उसी के अंतर्गत अपन आगे बढ़ते हुए आज 10th क्लास का विज्ञान का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि पीछे वीडियो जो अपन ने देखा था उसके अंदर अपन ने एक पूरा चैप्टर डिस्कस किया हुआ है। पीछे के वीडियोस को आप देख रहे होंगे, उम्मीद भी हम यही करते हैं बेटा कि आप लोग उन वीडियोस को देख रहे होंगे और चैप्टर्स का पढ़ करके उसका होमवर्क भी आप कर रहे होंगे। तो अपन ने क्या किया, एक आपका केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री साइंस केमिस्ट्री में आती है, उसके अंदर अपन एक टॉपिक लिया था जो आपके पीछे के चैप्टर 5 में क्लियर किया था। उसी के बाद अपन आज जो चैप्टर है आपका वो भी साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन का ही है बेटा। उसके अंदर अपन आज डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो क्या होती है, उसके बारे में पीछे के वीडियो में आपको थोड़ा बताया गया था कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करते वक्त एक टॉपिक को मैंने चेंज किया था। मैंने कहा था कि अपन क्या करते हैं कि अपनी बुक के अकॉर्डिंग चल रहे थे, तो वहाँ रासायनिक समीकरण को पहले डिस्कस किया हुआ है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया बताई गई है। लेकिन जब आपको समझाया गया था तो उस समय मैंने ये बात क्लियर कर दी थी कि रासायनिक समीकरण जो अभिक्रिया है वो बेस होती है। रासायनिक जो अभिक्रिया है उसको पढ़ने के बाद ही आप क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो अभिक्रिया के बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो वो ये था कि दो पदार्थ जो कोई भी होते हैं वो आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। यानी कि जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, दो पदार्थ कोई भी दो पदार्थ हो सकते हैं, वो जब आपस में मिलते हैं तो एक नए उत्पाद का फॉर्मेशन होता है, यानी एक नया प्रोडक्ट बनता है। लाइक A+B है ना, और ये क्या बन जाता है, C। फॉर्मेशन एक नए प्रोडक्ट का है। तो ऐसी जो फॉर्मेशंस होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जब इन पदार्थों को इनके प्रतीक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रतीक सूत्रों के द्वारा जब प्रदर्शित किया जाता है तो उन्हें अपन कह देते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई थी, उस दिन बात किया था। फिर रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उसके बाद में पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखी जाती है। तो उसमें मैंने 3 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट कि जब भी अपन लिखते हैं तो जब अभिकारक होता है और उत्पाद होता है उसके बीच में बेटा क्या होता है, एरो का निशान लगाया जाता है। वहीं दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाया गया था कि जब एक से अधिक अभिकारक होते हैं या उत्पाद होते हैं तो उनको जोड़ने के लिए उनके बीच में प्लस का निशान लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर दिख ही रहा है, एक अभिकारक ये रहा, दूसरा ये रहा, दोनों के बीच में क्या है, प्लस का निशान है। दोनों अभिकारक जब उत्पाद में बदलते तो बीच में किसका निशान है, एरो का। 2 हो गए। फिर कहा गया तीसरा नियम आपको पढ़ाया गया था कि जब भी कोई क्रियाकारक आपस में क्रिया करते हैं, उत्पाद बनाते हैं, तो बेशक इनका क्या बदल जाता है, रासायनिक संगठन बदल जाता है। रासायनिक संगठन मतलब क्या कहना चाहते हैं आप यहाँ, रासायनिक संगठन का मतलब है जैसे दूध से दही तो बन गया, लेकिन जब इनकी मात्राओं को अपन चेक करते हैं, इनका द्रव्यमान जब अपन चेक करते हैं बेटा, तो वो द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। लाइक मैंने एक एग्जांपल दिया था, उस समय भी आपने पढ़ा होगा, कार्बन प्लस O2 इजिकल टू CO2 प्लस O2 इजिकल टू CO2। तो अपन ने देखा था 12 इसका परमाणु भार, उसके बाद में 2 गुना अपन ने लिखा था 16, और यहाँ भी सेम 12 प्लस 2 गुना 16, तो यही 12 प्लस 32, 12 प्लस 32, मतलब इनके द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं है, लेकिन संगठन में फर्क है बेटा। ये तो ठोस है, ये गैस है, और ये भी गैस है, तो संगठन बदल जाता है ना, लेकिन इनके द्रव्यमान कभी बदलते नहीं हैं। तो इस प्रकार ये अपन यहाँ तक द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, यहाँ तक वो टॉपिक अपन डिस्कस करके आए थे। अब अपन चलते हैं आज नया टॉपिक, इसी के अंदर जो आपका अगला पॉइंट है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि यहाँ पर टॉपिक जैसे प्रकरण में लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण लिखने के तरीके, इस लिखने के तरीके में
चौथा जो पॉइंट आपका है वो क्या है? चौथा पॉइंट आपका ये है कि जब अपन कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें अभिकारक व उत्पादों को क्या किया जाता है बेटा? उनको संतुलित किया जाता है, अर्थात अभिक्रिया संतुलित करना, अभिक्रिया को संतुलित करना, संतुलित करना। यानी कि जब भी अपन कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो उसको हम संतुलित कैसे करते हैं। तो उसी के आगे अपन यही इसी क्रम में बढ़ते हुए अपन देखते हैं कि जब भी आप कोई भी अभिक्रिया लिखेंगे बेटा तो उसे संतुलित कैसे करेंगे, उसके नियम क्या है। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि अभिक्रिया संतुलित करने का तरीका क्या है, कोई मेथड है क्या? बिल्कुल, एक मेथड के द्वारा इसको संतुलित किया जाता है। यानी कोई भी अपन अभिक्रिया लेते हैं, जैसे अपन बात करें C+O2 = CO2, वहीं C3H8 + O2 = CO2 + H2O, C3H8 + O2 = CO2 + H2O। ये एक कोई रासायनिक समीकरण है, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्यों कहा गया? तो कहा गया सबसे पहले कि जब भी कोई रासायनिक समीकरण लिखी जाती है तो उन तत्वों के परमाणु जो होते हैं उनको संतुलित करना पड़ता है, तभी जाके उनका द्रव्यमान अभिकारक और उत्पाद में बराबर समझ में आता है कि जितना द्रव्यमान अभिकारकों का था उतना ही द्रव्यमान किसका है? उत्पाद का है। जब अपन तत्वों में उपस्थित उनके परमाणुओं को संतुलित करते हैं तो रासायनिक समीकरण क्या हो जाती है बेटा? संतुलित हो जाती है। ये संतुलित होने के लिए सबसे पहले एक मेथड आया बेटा, जिसे नाम क्या दिया गया? हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि? हिट एंड ट्रायल विधि, ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड के द्वारा ही अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। ये अभिक्रिया किस विधि से संपन्न होगी बेटा? हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा संपन्न होती है। अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है तो अपन इसको एक एक पॉइंट से डिस्कस करके आपको समझाएंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। तो ध्यान करेंगे सब बहनें। सबसे पहला पॉइंट क्या है? हिट एंड ट्रायल विधि की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब भी आप कोई रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो उस दौरान कोई भी रासायनिक समीकरण जब आप संतुलित की जाती है, रासायनिक समीकरण जब संतुलित की जाती है तो उस दौरान संतुलित की जाती है तो सबसे पहले उस समीकरण में उपस्थित हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु को छोड़कर अन्य परमाणुओं को संतुलित किया जाता है, संतुलित किया जाता है। बात समझ में आ रही होगी। थ्योरी में मैंने क्या लिखा है कि कोई भी रासायनिक समीकरण को जब संतुलित की जाती है तो सबसे पहले उस रासायनिक समीकरण में उपस्थित हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु को छोड़कर अन्य परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहले अपन समीकरण लिखते हैं क्या? C3H8 + O2 = CO2 + H2O। ध्यान देंगे सब बहने भैया कि C3H8 + O2 = CO2 + H2O। बेटा जब यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 3, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 8, ऑक्सीजन कितने? 2। तो वैसे ही इनको भी मेंटेन करना है कि जितनी संख्या यहाँ है
उतनी ही संख्या कहाँ पर हो, अभिकारकों में उत्पाद के बराबर होनी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, अपना पहला पॉइंट ये कहता है कि किसको छोड़ दो आप छोड़ दो हाइड्रोजन को और आप छोड़ दो ऑक्सीजन को, उसके अलावा जो भी आपके पास बचा है उनको संतुलित करो। तो अपने पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद केवल क्या शेष बचता है, कार्बन। तो सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे आप, कार्बन को। तो कार्बन यहाँ पर कितना है, 3। जब भी बेटा आप किसी समीकरण को संतुलित करते हैं तो उस परमाणु की जितनी संख्या है जो उसके नीचे दर्शाई गई है, वो उत्पाद या अभिकारक में जब आप संतुलित करते हैं तो वो संख्या उस पूरे तत्व या यौगिक के आगे लिख दी जाती है। किसके आगे, उस अणु के, उस यौगिक के क्या कर ली जाती है, आगे लिख दी जाती है। जैसे CO2 है ना, अब ये यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 3, तो यहाँ पर 3 यहाँ नहीं लिखेंगे आप, नीचे नहीं लिखेंगे, ये तो गलत है। आप कहाँ लिखेंगे, कार्बन की संख्या 3 इसके आगे। हमेशा ध्यान करें जब भी आप संतुलित करने वाले अंकों की संख्या लिखें तो जिस संख्या को आप संतुलित करके लिख रहे हैं वो हमेशा उस परमाणु के आगे लिखी जाती है। भले ही वो उत्पाद में तो यहाँ पर अभिकारक या उत्पाद में नीचे हो, लेकिन उस समय जब आप संतुलित कर रहे हैं तो उस समय क्या लिखी जाती है, हमेशा आगे लिखी जाती है। तो यहाँ क्या लिख दिया आपने, 3। कार्बन कितने हैं बेटा, यहाँ पर 3, तो हमने भी कार्बन का कितना लगा दिया, 3 लगा दिया है। समझ में आ गई होगी बात। यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ, आप समझ जाएंगे। देखो यहाँ पर 3 ग्रीन पेन मैंने किया था, ग्रीन कलर से, यहाँ 3 ग्रीन कलर से लिख दिया है। अब आगे चलते, तो पहला क्या हो गया, कार्बन क्या हो गई, संतुलित। तो संतुलित होने के बाद में अपन क्या लिखते हैं, संतुलित कार्बन को संतुलित करने के बाद रासायनिक समीकरण क्या बन गई, C3H8 + O2 = 3CO2 + H2O। ये क्या बन गई आपकी, कार्बन को संतुलित करने के बाद रासायनिक अभिक्रिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अपने नोट्स में इसको ऐसे ही उतार सकें। ये नोट्स बन रहे हैं साथ साथ, तो ध्यान से पढ़ेंगे सब बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं, अपना दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट अपन देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जब कार्बन की संख्या आपकी संतुलित हो गई है तो उसके बाद आप किसको संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या को आप क्या करेंगे बेटा, संतुलित करेंगे। तो अपने पास दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कार्बन संतुलित होने के बाद हाइड्रोजन को संतुलित किया जाता है, राइट। ये समीकरण वही अपनी वापस चलते हैं, क्या था, C3H8 + O2 = 3CO2 + H2O, राइट। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 8, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, अपने पास कितने हैं टोटल हाइड्रोजन, अपने पास कितने हैं, 2। तो आप ध्यान करेंगे यदि आप हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे तो यहाँ पर कितना लगाएं कि हाइड्रोजन भी 8 हो जाएं। तो अपन देखते हैं कि 4 को 2 से जब गुणा किया जाता है तो कितने हो जाते हैं, 8, यानी 2 को 4 से गुणा करो तो कितना हो जाता है, 8। तो अपन क्या करेंगे, इस 8 को संतुलित करने के लिए इस हाइड्रोजन के आगे कितना लिख देते हैं, 4। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि कितना लिखें। इतनी तो मैथमेटिक्स 10th के स्टूडेंट को आती ही है कि वो किसी भी चीज को बैलेंस कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास यहाँ हाइड्रोजन 6 होते और इस तरफ 2 होते तो आप क्या करते, यहाँ के 6 को यहाँ संतुलित करने के लिए आगे क्या लिखते बेटा, इसके हाइड्रोजन के ऑफकोर्स 3 लिखते ना, क्यों, क्योंकि 3 दूनी 6। आपको हमेशा ध्यान रखना है ये और ये
यानी कि आगे जो संख्या लिखी हुई है, तत्व के नीचे जो संख्या लिखी हुई है, वो आपस में क्या होती है, गुणा होती है। 4 दूनी 8, ऐसे ही कोई एलिमेंट है कार्बन, यहाँ 2 तो ये आपस में गुणा होंगे, क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह ध्यान करेंगे, कोई भी एलिमेंट के नीचे लिखी हुई और आगे लिखी हुई संख्या आपस में गुणा होती है तो उस तरीके से उसका मान ज्ञात किया जाता है। तो हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, यहाँ पर 8, तो यहाँ पर देखो 4, यहाँ 2 पहले से था, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 8, यानी हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई है, संतुलित हो गई है। तो अपन आगे देखते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या जब संतुलित हो जाती है तो उसके बाद अपन उसको कैसे चेक करते हैं। चेक कर लिया, देख लिया होगा कि हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, यहाँ पर 8। अब अपन करते हैं अगला, इसका अगला पॉइंट लेते हैं, ऑक्सीजन को संतुलित करना। ऑक्सीजन को क्या करना बेटा, संतुलित करना। अब ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करना है, वही सेम जितना भी आपने लिखा हुआ है तो वापस आप लिखो C3H8 प्लस O2 इज इक्वल टू 3CO2 प्लस 4H2O, राइट। समझ में आ गई होगी बात। यहाँ पर 3CO2 प्लस 4H2O लिख दिया। अब जब ये समीकरण लिखी हुई है तो इसके अंदर आप ऑक्सीजन को चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीजन कितना हो गया है। आप देखेंगे बेटा कि ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, और यहाँ पर देखो ध्यान से देखेंगे भैया बहने, यहाँ पर कितने बेटा 2 और यहाँ कितने 3, ये ऑक्सीजन के आगे भी तो है, तो 3 दूनी 6, यानी ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई 6। वही ऑक्सीजन यहाँ भी तो है, तो यहाँ कितनी हो गई 4, 6 और 4 कितने हो गए बेटा 10। टोटल ऑक्सीजन के एलिमेंट्स कितने हैं 10, यहाँ पर कितने हैं 2। वापस देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा हुआ है 2, अभी मैंने ऊपर बताया आगे की संख्या से गुणा होता है, 3 दूनी 6। आप सोच रहे होंगे दीदी हमने तो कार्बन को संतुलित करने के लिए 3 लिखा था। भले ही आपने कार्बन को संतुलित करने के लिए 3 लिखा हो, पर ये पूरे यौगिक के ऊपर आ चुका है, पूरे अणु के ऊपर आ चुका है। तो इस प्रकार यहाँ पर 3 के लिए भी कार्बन के लिए भी 3 है और ऑक्सीजन के लिए भी 3 है, तो 3 यहाँ पर अपने ने इसके भी गुणा करना है, तो 3 गुणा 2 बराबर कितने हुए 6। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 ही है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो केवल क्या लिख दिया 4। 6 और 4 कितने हो गए बेटा 10। अब यहाँ ऑक्सीजन तो 10 है इस तरफ, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 2, तो अपन क्या करेंगे, इस यहाँ पर क्या लगा देंगे 5, 5 दूनी 10, मतलब कि कितने हो गए, इस तरफ भी ऑक्सीजन 10, इस तरफ भी ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा 10। तो रासायनिक समीकरण क्या हो गई संतुलित। तो ध्यान करेंगे, मैं वापस लिख रही हूँ इसको, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए अच्छे से। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगी, C3H8 प्लस 5O2 इज इक्वल टू 3O2 प्लस 4H2O। ये है आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा इसका डिटेल पढ़ते हैं। तत्वों में उपस्थित परमाणुओं को तो क्या कर दिया गया है, संतुलित कर दिया गया है, लेकिन जब तत्वों को संतुलित कर दिया गया है तो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको थ्योरेटिकली यहाँ पर लिखा जाता है। तो ध्यान से अब अगला देखेंगे आप, ये हिट एंड ट्रायल विधि में ही बता रही हूँ मैं, 3 पॉइंट बता दिए हैं। अब आप चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट क्या है आपका, देखेंगे सब ध्यान से। चौथा पॉइंट ये कहते हैं कि जब आपकी रासायनिक समीकरण में तत्वों में उपस्थित परमाणु संतुलित हो जाते हैं तो उस दौरान क्या करना होता है। चौथा पॉइंट जो आप लिखेंगे वो होगा, तत्वों में उपस्थित परमाणु के संतुलित होने के बाद उन तत्वों या परमाणुओं, यौगिकों की भौतिक अवस्थाओं को भी
प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। चलेंगे आगे। क्या कहना चाह रहा है? भौतिक अवस्थाओं को भी प्रदर्शित किया जाता है। तो अपने पास समीकरण क्या थी बेटा? C3H8 प्लस 5O2 इज इक्वल टू अपने पास क्या है? अगला कंपाउंड क्या था? 3CO2 प्लस 4H2O। याद आ गया होगा। इसके अंदर ये एक कार्बन श्रृंखला युक्त एक यौगिक है जिसका नाम है प्रोपेन। तो ये हो गया आपका ठोस। ऑक्सीजन क्या है? आपकी गैस। ये आपकी भौतिक अवस्थाएं हो गई। ये भी क्या है? आपका गैस। लेकिन H2O क्या है? द्रव, यानी कि इसको अपन क्या लिखेंगे? लिक्विड। यानी आप ध्यान करेंगे कि जब आप अवस्थाओं की बात करेंगे तो ठोस को बेटा आप किस रूप में लिखेंगे? S के रूप में, सॉलिड। द्रव को आप किस रूप में लिखेंगे बेटा? L, लिक्विड। और गैस को आप किस रूप में लिखेंगे बेटा? गैस को आप किस रूप में लिखेंगे? G के रूप में लिखते हैं। यदि कोई यौगिक से जलीय विलयन बनता है, किसी भी यौगिक का जलीय विलयन बनता है, तो जलीय विलयन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AQ, एक्वस। जलीय विलयन को इंग्लिश में एक्वस कहा जाता है। तो अपन का ये चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि इनकी अपन ने क्या लिख दी? भौतिक अवस्थाएं प्रदर्शित कर दी गई है। तो ये ऐसे ही पॉइंट आप नोट करेंगे। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट अपन देखते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि जब आप किसी भी यौगिक में भौतिक अवस्थाएं प्रदर्शित कर रहे हैं और वो भौतिक अवस्था किसी भी यौगिक का जलीय विलयन है, तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो पांचवा पॉइंट है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक समीकरण में उपस्थित जलीय विलयन को एक्वस के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। किस रूप में बेटा? एक्वस के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। चलते हैं आगे। क्या किया जाता है? एक्वस के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। लाइक कैसे? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड से आप क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड जैसे बोर्ड पर लिखाया जा रहा है, अपने नोट्स में भी उतारें। प्लस किसके साथ रिएक्शन? H2O के साथ रिएक्शन करेंगे। H2O इज इक्वल टू, ये इस यौगिक का क्या हुआ? H2O के साथ मिश्रण हुआ, ये इसके साथ घुला तो क्या बना? CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। ये जलीय विलयन है तो इसके आगे क्या लिखा जाएगा? एक्वस लिखा जाता है। AQ मतलब एक्वस। एक्वस मतलब जलीय विलयन किसी भी यौगिक का। बात समझ में आ गई होगी। CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस। ये तो क्या है आपका? सॉलिड। ये क्या है आपका? लिक्विड। बात समझ में आ गई। ये है आपके पांचवा नियम जो हिट एंड ट्रायल विधि के अकॉर्डिंग लिखा जाता है कि कोई भी रासायनिक समीकरण है उसमें यदि कोई भी जलीय विलयन उपस्थित है तो उसे एक्वस के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बिना बुझा हुआ चूना, ये आपका जल है ही, और ये है आपका बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे अपन क्या कहते हैं बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है? ये क्या है? बुझा हुआ चूना। अब आपको याद कैसे रहेगा? सुनो मेरी बात। कोई भी वस्तु जलती है तो किसकी उपस्थिति में जलती है बेटा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन दिख रहा है ना, तो केवल ऑक्सीजन है, इसका मतलब चूना तो है। कैल्शियम क्या है? एक चूना ही एक प्रकार का। तो कैल्शियम में ऑक्सीजन जुड़ गया मतलब वो जला हुआ है, यानी बुझा हुआ नहीं है। तो नाम क्या दिया? बिना बुझा हुआ।
अगर किसी चीज को बुझाना है, आग को खत्म करना है, तो क्या करते हैं आप उसके ऊपर पानी डालते हैं। इसका मतलब आपने इसके ऊपर क्या डाल दिया, पानी। पानी डालते ही जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, बुझा हुआ, तो नाम क्या दिया, बुझा हुआ चूना। बात समझ में आ गई होगी। इसको ऐसे ही आप नोट्स में उतारेंगे। अपनी अगली विधि है, अगला नियम है, सॉरी, इसी के अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर ही अगला आपका जो मेथड है वो ये कह रहा है पॉइंट कि इसके अंदर जब भी आप क्या करेंगे, किसी भी समीकरण को संतुलित करेंगे तो उस दौरान उसके किसको, ताप और दाब को भी प्रदर्शित करना चाहिए। यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक समीकरण को जब संतुलित किया जाता है, संतुलित किया जाता है तो किया जाता है तो उस समीकरण में तीर के निशान के ऊपर, तीर के निशान के ऊपर क्या लिखना चाहिए, ताप व दाब को व्यक्त करना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। तो देखिए अपने पास अपने पास है N2 प्लस 3H2 नाइट्रोजन गैस है आपकी। आप यहाँ लिख रहे हैं गैस, सिंबल को थोड़ा ध्यान करेंगे बेटा। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन भी क्या है आपकी गैस, ये भी क्या है आपका हाइड्रोजन। उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है तो क्या बन जाता है, 2NH3, ये क्या है, अमोनिया। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। अब ये अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो उस दौरान आपका जो टेम्परेचर होता है वो 773 केल्विन तथा जो आपका दाब होता है वो 223 बार होता है। यानी कि अपन इसको क्या लिखते हैं, बार क्या होता है, दाब की एक इकाई है। यहाँ पर केल्विन क्या है, टेम्परेचर की इकाई है। 773 केल्विन ताप पर और 223 बार दाब पर ये अभिक्रिया क्या होती है बेटा, संपन्न होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या हो जाती है, जब आप लिखते हैं तो हिट एंड ट्रायल मेथड के आधार पर आप इनको संतुलित करके उनकी भौतिक अवस्थाएं, उनके दाब, उनके ताप को व्यक्त करते हैं। एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं होता, एग्जैक्ट दाब नहीं होता। राउंड फिगर में हम लोग 223 लिखते हैं, 210, 222, 21 आप ले सकते हैं। इस दाब के ऊपर ये अभिक्रिया क्या हो जाती है बेटा, संपन्न हो जाती है। हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, ऐसा भी नहीं कि अपन एग्जैक्ट मान लिखेंगे तभी नहीं। ऐसी अवस्थाओं में मान जो होता है वो थोड़ा सा चेंज होता रहता है। इसलिए ध्यान करेंगे कि जब भी अपन ऐसी अभिक्रियाएं लिखें तो इन्हें इस तरीके से संतुलित करके जरूर प्रदर्शित करें। एक पॉइंट जो आपका लास्ट पॉइंट है वो क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी अभिक्रिया जब आप लिखते हैं तो अभिक्रिया जब संपन्न करवाई जाती है तो वो क्या होती है, दो प्रकार की होती है। या तो वो होती है बेटा ऊष्माक्षेपी या होती है ऊष्माशोषी। 9th में ये दो तो आपने बात की ही है कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है। फिर भी नहीं पता है तो मैं एक बार थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, जब भी आप किसी भी अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए कोई टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिक ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं। लाइक अपन किसी भी चीज को बिना गर्म किए, एक अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा NaOH, इसको ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको यदि आप पात्र में लेंगे और रखेंगे और उसके अंदर पानी डालेंगे तो वो अपने आप पात्र पूरा गर्म हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का स्वयं क्या करना, उत्सर्जन करना। बिना ऊष्मा लिए स्वयं ऊष्मा का यदि उत्सर्जन करते हैं तो वो अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है।
उष्मा शोषी अभिक्रिया मतलब क्या कि किसी भी अभिक्रिया जब अपन करते हैं तो वो उष्मा को ग्रहण करते हैं, यानी ऊर्जा अपने को उष्मा के रूप में दी जाती है। किसी अभिक्रिया को यदि आप देंगे तो वो उष्मा शोषी अभिक्रिया है। अर्थात यदि आप चीनी को पानी में घोलते हैं तो आप उसे हीट करेंगे तो वो टेम्परेचर उसको क्या करेगा, वो जो पात्र में चीनी का सॉल्यूशन आपने लिया है वो उष्मा को ग्रहण करेगा। मतलब वो कौन सी अभिक्रिया है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। यदि उष्मा ले रहे हैं तो उष्मा शोषी, यदि उष्मा का उत्सर्जन कर रहे हैं ऊर्जा के रूप में तो उसे क्या कहते हैं आप, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक पॉइंट और, जब भी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया की बात आती है तो अभिक्रिया लिखते वक्त अभिक्रिया के साथ में प्लस लगाकर उसकी डिजिट यानी उसका मान लिखा जाता है। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगी। वही उष्मा शोषी होती है तो उस अभिक्रिया के साथ में माइनस लिखकर उसकी वैल्यू को लिखा जाता है, यानी उसके मान को प्रदर्शित किया जाता है। लाइक उष्मा क्षेपी अपन बात करें तो बेटा N2 + 3H2 = 2NH3। ये है अमोनिया निर्माण की विधि, जिसके अंदर अपन देखते हैं कि यदि माइनस का उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो प्लस करके अपन लिखेंगे 10.5, है ना। ये क्या है आपका उष्मा का वैल्यू है, केल्विन पर मोल, सही है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, किसको व्यक्त करते हैं, ऊर्जा को उष्मा के रूप में। लेकिन ये उष्मा क्या है आपकी क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, हमें कैसे मालूम चलेगा, बिल्कुल मालूम चलेगा। यदि अभिक्रिया के साथ में प्लस लगाया हुआ है इसका मतलब उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। वहीं अपन बात करें N2 + O2 = 2NO2, कितने ऑक्सीजन हो गए, 4, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे -21.5। ये क्या है, केल्विन पर मोल। तो ये भी क्या है आपका, यहाँ पर क्या चार्ज है, सॉरी क्या सिंबल दिया गया है, माइनस। माइनस का मतलब क्या है, उष्मा शोषी, यानी जब ये अभिक्रिया आप करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उष्मा देनी पड़ेगी। इस प्रकार ये अभिक्रियाएं जो होती है हिट एंड ट्रायल विधि के अकॉर्डिंग संतुलित की जाती है। आपने कम से कम 6 पॉइंट्स यहाँ देखे, उनको मैंने बिल्कुल थ्योरी के साथ पर्टिकुलर पॉइंट को लिखकर आपको बताया है। ये नोट्स में भी आप इस तरीके से ही करेंगे ताकि आपको क्लियरली वो चीज समझ में आ जाए। एक बात और ध्यान करेंगे कि जब भी कोई अभिक्रियाएं ऐसी हो जो अभिकारक से उत्पाद में और उत्पाद से अभिकारक में बदलती है तो उनके बीच में एरो का जो निशान है वो एक सिंगल एरो ना आकर इस तरह से डबल एरो आ जाता है। यानी इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। कौन सी अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। तो इस प्रकार ये था आपका रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलित करने का तरीका। अब संतुलित होने के बाद में इसकी कुछ विशेषताएं हैं और कुछ कमियां हैं जो मैं वर्बली बोलकर आपको बता देती हूँ। विशेषताएं मतलब क्या कि अपने को ये पता चल जाता है कि अभिक्रिया में भौतिक अवस्थाएं क्या है, अभिकारक व उत्पाद किस प्रकार से अभिक्रियाएं कर रहे हैं, संतुलित होते समय इनकी मात्राओं का अपने को ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार जब अपन ये अभिक्रियाएं देखते हैं तो इनकी कुछ विशेषताएं हो गई। इसी प्रकार कमियों को भी देखा जा सकता है। तो कमियां ये है कि अपने को ये पता नहीं चलता कि जितने अभिकारक लिए हैं वो सारे के सारे उत्पाद में बदलेंगे या नहीं, अर्थात अभिक्रिया पूर्ण होगी या नहीं, पता नहीं चलता है। या फिर हम यूं कहें कि अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताओं का भी ज्ञान अपने को होता नहीं है। तो ये थी कुछ कमियां और कुछ विशेषताएं, और ये आपका टॉपिक जो कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको रीड करना है ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो घर पे बैठ के अच्छे से इनको पढ़ेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। थैंक यू।